हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी टॉकीज़ अगेन। मेरी पहली दोनों कहानियों पर आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रहा। मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे कहा कि दोनों कहानियाँ बाहर से थी, एक जर्मनी से थी, एक स्पेन से थी, और उन सभी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं एक कहानी करूँ जो हिंदुस्तान से हो। तो आज की कहानी हिंदुस्तान की एक शख्सियत के बारे में है। कहानी शुरू होती है 20 जून 1869 से, 20 जून 1869 से। बेलगाम में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हुआ करता था। नई नई चीज़ें सोचने में उसकी इमेजिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी वजह से उसका हमेशा से एक इंटरेस्ट था आर्ट्स की ओर। वो आर्ट्स में कुछ करना चाहता था, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक पेंटर बनना चाहता था। और उसके फादर को उसकी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि ही शुड बिकम एन इंजीनियर। वो चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने और उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। उनका सोचना अलग तरीके से था कि इंजीनियरिंग में प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इंजीनियरिंग में तरक्की की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो हमेशा उसे इंजीनियरिंग के लिए ही इनकरेज करते थे। लेकिन उसके मन में इच्छा बस चुकी थी पूरी तरीके से एक आर्टिस्ट बनने की। और उसके बड़े भाई जो उसे बहुत ज़्यादा समझते थे, उस पर भरोसा करते थे, वो समझ गए कि ये दूसरी फील्ड में जाएगा नहीं, ये आर्टिस्ट ही बनना चाहता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बड़े भाई ने 1885 में 1885 में उसका एडमिशन करा दिया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई। उस समय बॉम्बे हुआ करता था। उस बच्चे ने वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरुआत करी। पढ़ाई लिखाई करते करते 2 साल जब बीत गए तब उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी हो गई। वो पार्शली ब्लाइंड हो गया। पार्शली ब्लाइंड हो जाने का मतलब है कि अब वो आर्ट करने लायक नहीं बचा, वो पेंटिंग करने लायक नहीं बचा। उसके साथ एक ये बहुत विकट समस्या आके खड़ी हो गई थी। मजबूरन उसे वो डिग्री छोड़नी पड़ी, मजबूरन उसे आर्ट्स की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मजबूरन उसे एक आर्टिस्ट बनने का, एक पेंटर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन इमेजिनेशन जो थी वो इनबॉर्न थी, उसके अंदर हमेशा से थी, उसे वो अपने साथ लेकर पैदा हुआ था और उसकी इमेजिनेशन रुकने वाली भी नहीं थी। तो इसी क्रम में उस अपने भाई के सजेशन पर उसने स्टार्ट की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी जिसे हम बोलते हैं। यांत्रिकी की पढ़ाई उसने कंप्लीट करी क्योंकि उसमें भी उसको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने का मौका मिला। नॉट ऑन माइक्रो इक्विपमेंट्स, मैक्रो इक्विपमेंट्स के बारे में उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद उसे एक टीचर की नौकरी मिली विक्टोरिया जुबली कॉलेज में, विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक टीचर की नौकरी मिली, 35 रुपये महीना। उसने नौकरी स्टार्ट कर दी। लेकिन हमेशा से ही मन के अंदर एक सपना था कि उसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आर्टिस्ट बनने का सपना था, वो ख़त्म हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। अब जब उसने यांत्रिकी की पढ़ाई शुरू करी, मैकेनिकल की पढ़ाई शुरू करी, तो उसने यही सोचा कि मैं एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाऊंगा, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा, एक अपनी फर्म स्टार्ट करूंगा और उसमें काम शुरू करूंगा। उसके इस सपने पर भी उसके बड़े भाई ने बहुत भरोसा जताया, जबकि उसके पिता पूरी तरीके से खिलाफ थे नौकरी छोड़ने के। क्योंकि उस समय, इनफैक्ट आज के समय में भी, टीचिंग की एक जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट की निगाहों से देखी जाती है, बहुत सम्मान की निगाहों से देखी जाती है। और 35 रुपये महीना उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। फिर भी उसके बड़े भाई ने उस पर भरोसा जताया और उसकी मदद करी। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने ही शहर बेलगाम में श्री कृष्णा थिएटर हुआ करता था, उसके पास उसने एक साइकिल रिपेयर की दुकान शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद नगर पालिका की तरफ से नोटिस आया और उसे वो जगह खाली करनी पड़ी। जो चीज़ धीरे धीरे करके एक मूर्त रूप लेने लगी थी, जहाँ वो धीरे धीरे करके अपने सफ़र की ओर चलने लगा था, और अचानक एक दिन नगर पालिका का नोटिस आया और उसको वो जगह खाली करने का आदेश मिल गया। बहुत परेशान रहा। उसके बारे में काफ़ी चर्चे थे। औंध एक जगह थी, वहाँ के जो शासक थे उनको भी उसके बारे में पता था और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने उसको कुंडल रोड रेलवे स्टेशन के पास एक ज़मीन उपलब्ध कराई। कुंडल रोड स्टेशन के पास जो ज़मीन थी वो बहुत ही बंजर थी पूरी तरीके से। नागफनी के पौधे उगे हुए थे, बहुत सारी झाड़ियाँ थी। लेकिन जो ये लड़का था, इसको अपने भाई से ही एक चीज़ मिली थी विरासत में, लोगों के ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर भरोसा करना। इसने अपने ऊपर भरोसा किया और उस जगह को अपना इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के बारे में सोचा और उसी के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्रियल सिटी बनाना कोई आसान काम नहीं है और हर आदमी दुनिया में सारे काम कर सकता है, उसके पास क्षमता होती है। लेकिन एक ही समय पर हर आदमी अगर सारे काम करेगा तो शायद अपने वो उस एम से डेविएट हो जाता है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है। तो इस काम में उनकी मदद करी उनके बड़े भाई ने। उनके बड़े भाई का नाम था रामुन्ना। उन्होंने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल शहर का जो है एक लेआउट डिज़ाइन किया। उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे मिस्टर राव,
ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर। उन्होंने उसकी बहुत सारी चीज़ों में मदद करी और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप करनी शुरू करी। अब ज़रूरत आई चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक ट्रेजरार की। अब फिर से एक चुनाव का विषय खड़ा हो गया कि अब इस चीज़ के लिए किसे चुना जाए। तो उन्होंने एक लड़के को ढूंढा, उसका नाम हुआ करता था कुलकर्णी। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुलकर्णी को अपना मैनेजर बनाऊंगा और इसी को अपने ट्रेजरार भी बनाऊंगा। कुलकर्णी एक्चुअली अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं कर पाया था, इनफैक्ट वो फेल हो गया था। सभी लोगों ने समझाया कि यार आप किसके ऊपर दांव खेल रहे हो, आप इतने काबिल आदमी हो, आप एक बहुत बेहतरीन लड़का ढूंढ सकते हो। कुलकर्णी तो खुद फेलियर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने भाई से लोगों के ऊपर भरोसा करने की कला सीखी थी, उन्होंने कुलकर्णी को ही अपना मैनेजर बनाया और कुलकर्णी को ही अपना ट्रेजरार बनाया। सिटी बननी शुरू हो गई। उसके बाद वहाँ पे सामान आना शुरू हो गया। अब सामान की सुरक्षा की भी चिंता आनी शुरू हो गई। तो इस समय पर उन्हें ज़रूरत पड़ी सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली सिचुएशन थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड तैयार नहीं हो रहा था एक ऐसी जगह जाने के लिए। तभी 2 सजा याफ्ता मुजरिम थे जो तभी जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने उस लड़के को कांटेक्ट किया कि जी साहब हम आपके गार्ड बन जाएं। बहुत लोगों ने मना करी, अरे ये तो खुद चोर हैं, ये सज़ा काट के आए हुए हैं, ये आपकी क्या सुरक्षा करेंगे। लेकिन सिंस रामुन्ना से उन्होंने यही चीज़ सीखी थी कि लोगों के ऊपर भरोसा करो, और उन्होंने 2 सजा याफ्ता कैदी जो तभी छूट कर आए थे जेल से, उन्हें अपने यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया। 1888 में 1888 में उस ड्रीम कंपनी की शुरुआत होती है। अब सिंस ये सोचना था कि इस कंपनी में स्टार्ट किया जाए, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ रखी थी, उन्हें आर्ट्स आती थी और उनकी इमेजिनेशन बहुत अलग तरह की थी, बहुत गजब तरह की थी। उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सोचा एक लोहे का हल, जिसे हम कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी लोगों ने जाना है, ये वो भी जानते थे। उस समय लगभग 80% से ज़्यादा भारत की आबादी खेती के ऊपर पूरी तरीके से रिलाय करती थी। तो उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए खेती के इक्विपमेंट्स के बारे में सोचना शुरू किया, जो मैक्रो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहली बार इन्वेंशन किया एक लोहे के हल का, जिसे कल्टीवेटर बोला जाता है। आविष्कार हो गया, बेचने की जद्दोजहद शुरू हुई। पहला हल बेचने में कंपनी को 2 साल का समय लगा, पूरे 2 साल। इन 2 सालों में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कई बार हतोत्साहित हुए, कई बार परेशान हुए, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके और पूरे 2 साल बाद वो अपनी कंपनी का पहला हल बेचने में कामयाब हुए। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। उस कंपनी को आज की डेट में हम लोग किर्लोस्कर ग्रुप के नाम से जानते हैं। लगभग आज से 132 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी और आज की डेट में 70 से अधिक देशों में इस कंपनी का एक्सपोर्ट है। आज की डेट में 10 से अधिक इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली कंपनी जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 2007 में गुजरात में। ये वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया 2008 में आंध्र प्रदेश में। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो कोयम्बटूर में एक ऐसा प्लांट चलाती है जो पूरी तरीके से वुमेन एम्पावर्ड है। उसका पूरा मैनेजमेंट औरतों के हाथ में है, उसका पूरा का पूरा ऑपरेशंस औरतों के हाथ में है। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी जैसे 1992 में बेस्ट इन ऑल का अवार्ड मिला, राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड, सबसे पहली बार। तो ये यात्रा है एक उस आदमी की जो बहुत ही बड़े सपने लेकर पैदा हुआ था। उसकी इच्छा थी कि वो एक आर्टिस्ट बने और अपनी इमेजिनेशन को उसमें प्रयोग करे। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ एक ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना घटी कि वो पार्शली ब्लाइंड हो गया, वो लगभग अंधा हो गया, जिसकी वजह से वो आर्ट में, वो पेंटिंग में अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन को कभी नहीं मरने दिया। उसने अपने आधे शरीर के बावजूद एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। आज की डेट में हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर की वन ऑफ द बैकबोन इस किर्लोस्कर ग्रुप। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय सिर्फ अपने आप को देना चाहते हैं कि ओ ऑफ कोर्स आई वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैंने उसके बाद ये चीज़ हासिल करी। लेकिन जहाँ पर भी हम लोगों को नाकामयाबी हाथ लगती है तो वहाँ हम किसी ना किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया, मैं उस वजह से वो नहीं कर पाया, अगर ऐसा होता तो वो हो जाता, मेरे साथ घर में उन दिनों ये इस तरह की समस्या आ गई। अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग ज़िंदगी भर साथ पकड़ के बैठे रहेंगे तो कभी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफ़र हम लोग तय नहीं कर सकते। उस महान शख्सियत का नाम है स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव किर्लोस्कर और मैं उसको शत शत नमन करता हूँ। वी शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम सच पर्सनैलिटीज़। तो आज की मेरी कहानी यही है कि हम लोगों को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके साथ बहुत बहुत बड़ी समस्याएं आई
और उसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी की बुलंदियाँ छुई। थैंक यू सो मच, अनमिच्छामि दुक्कड़म।